हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो लाते हैं हम आपके लिए ताकि मदद कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग में, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और ताकि अपने गोल्स को आप पूरा कर सके एक सही और सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए। वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए यही आपको योर मनी सिखाता है। सबसे पहले आप नोट कीजिए तरीका कैसे आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप पे भेजिए 7045220000। ईमेल है yourmoney@n18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव देख सकते हैं, क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योरमनी लिखकर। आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात करेंगे व्यूअर्स से भी। काफी सारे सवाल हमें एज यूजुअल मिले हैं इस शो में और सबसे पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं और उनका सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज जी जब आप सुनेंगे तो काफी और व्यूअर्स के लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंद्रेश से बातचीत करते हैं, इनफैक्ट कनेक्टेड है हमारे साथ। इंद्रेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। 4 पॉलिसीज लिए हुए हैं तो उन्हीं पॉलिसीज के बारे में हमको बात करना था कि उससे मतलब उसकी कंडीशन क्या है, वो कैसे मतलब काम करेगा और हमको क्या रिटर्न देगा। हमारा जो 3 साल आपके पास अभी म्यूचुअल फंड्स है ना इंद्रेश, लगभग 20,000 रुपए महीने के? यस 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 मैम। और अभी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 7 लाख मैम। अच्छा, आपके फंड्स में एक बार मेंशन कर रही हूँ आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट 5,000 पर मंथ, देन 3,000 पर मंथ। 5 फंड्स में हैं जो है एडवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, इन्वेस्टको इंडिया फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा और ग्रो का स्मॉल कैप। और क्या जानना चाहते हैं आप इस पोर्टफोलियो के अलावा? मतलब ये जो हमारे पोर्टफोलियो में जो भी मैंने सिलेक्शन किया है, क्योंकि मेरा ओरिजिन 3 साल में भी मेरे को लगातार इन्वेस्ट करना है, तो हमको ये समझना है कि जो हमने फंड सेलेक्ट किए हैं वो 3 साल के हिसाब से उनका ग्रोथ कैसा है और वो कैसे ठीक रहेंगे या उसमें मुझे क्या स्टेप अप करना चाहिए। ओके अच्छा, एक चीज और मैं देख पा रही हूँ इंद्रेश, आपने मेंशन किया अपने सवाल में कि आपने रेगुलर ऑप्शन पिक किया हुआ है प्लान का इन फंड में, तो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप जानना चाहते हैं? जी जी मैम। ओके तो चलिए पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो पर भी आएंगे। पंकज जी, बहुत सारे ऐसे बिगनर्स इन्वेस्टर्स होंगे जिनको शायद मालूम ही नहीं होगा कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है या फिर कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए। तो आपसे समझना चाहेंगे पहले तो सिंपल सरल भाषा में कि एग्जैक्टली क्या होता है ये जब आप म्यूचुअल फंड पिक करते हैं डायरेक्ट और रेगुलर में, और लॉन्गर टर्म रिटर्न पर्सपेक्टिव से कुछ अंतर पड़ता है क्या? दीपा जी नमस्कार। देखिए, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान किसी भी स्कीम के अंदर ये 2 ऑप्शन होते हैं, 2 प्लान का ऑप्शन है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी भी फंड हाउस का आप एक फ्लेक्सी कैप उठा लें तो उस फ्लेक्सी कैप फंड में रेगुलर प्लान भी होगा, डायरेक्ट प्लान भी होगा। ऐसे यदि वो मिड कैप फंड है तो उस मिड कैप फंड का रेगुलर प्लान भी होगा और डायरेक्ट प्लान भी होगा। तो दोनों प्लान के अंदर जो स्टॉक्स होंगे, यदि हम इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं तो अंडरलाइन जो पोर्टफोलियो होंगे वो दोनों के सेम होंगे, एकदम दोनों के जो स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो में एक जैसे होंगे। फंड मैनेजर भी एक ही होगा दोनों प्लान को जो मैनेज करेगा। तो यानी कि फंड मैनेजमेंट का जो स्टाइल है उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा, उसमें जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। तो अंतर क्या होगा? अंतर होगा सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का। जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं ये बेसिकली फंड हाउसेस डायरेक्टली इन्वेस्टर को देते हैं। यानी कि इन्वेस्टर जब वो बाय कर रहा है, चाहे वो उनके ऑफिस में जाकर ले या उनकी वेबसाइट से ले, वो डायरेक्टली फंड हाउस से ले रहा है। यहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है। लेकिन जब आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो रेगुलर प्लान डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचे जाते हैं। यानी कि यदि यहां पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका जो ब्रोकरेज है, कमीशन है, वो भी एक एक्सपेंस रेशियो का पार्ट होगा। देखिए, कोई भी फंड हो, चाहे डायरेक्ट हो या रेगुलर हो, उसमें कुछ एक्सपेंस तो होंगे ही, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, फंड मैनेजमेंट फीस है, इस तरह के एक्सपेंस होंगे। तो एक्सपेंस दोनों में होंगे, लेकिन जो रेगुलर प्लान है वहां पर क्योंकि एक एक्सपेंस एडिशनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके लिए रेगुलर प्लान में यदि वो एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल है, यदि आप डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर को कंपेयर करेंगे तो 1 साल में जो रिटर्न आया है या 2 साल में रिटर्न आया है उसमें देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान का रिटर्न थोड़ा बेहतर होगा क्योंकि एक्सपेंस वहां पर कम लगा है। अब एक बात और है दीपाली जी, अक्सर ये कहा जाता है कि एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट का कम है, रेगुलर का ज्यादा है, रेगुलर में कोई क्यों इन्वेस्ट करें? ये बड़ा सवाल है।
तो इसका उत्तर बहुत सीधा सा है। यदि आपको समझ है म्यूचुअल फंड की, आप खुद से स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी सर्विस की जरूरत नहीं है, खुद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी खुद कर सकते हैं, कब निकलना है, कब वहां इन्वेस्ट करना है, ये सब खुद कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट प्लान में जाएं। लेकिन यदि आपको जानकारी कम है म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको चाहिए कोई एडवाइजर हो, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो आपकी मदद करे और ट्रांजैक्शन में भी आपकी हेल्प करे, आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करे, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट गिरता है उस वक्त देखा जाता है कि डायरेक्ट प्लान में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो घबराकर निकल जाते हैं। रेगुलर प्लान है, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर, आप बात करेंगे, वो आपको समझाएगा, हैंड होल्डिंग करेगा, तो आप निवेशित रहेंगे। ये भी अंतर होता है। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या सुटेबल है। हमेशा ये कहना कि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम है, इसके लिए यही बेहतर है, ऐसा भी नहीं है। तो यदि आप मैथमेटिक्स देखेंगे तो डेफिनेटली जो रेगुलर प्लान है वो महंगे हैं, डायरेक्ट प्लान सस्ते हैं। पर यदि आप देखेंगे पैसा कैसे बनेगा, तो ऐसे में आपको बहुत सारी बातों को देखना होगा। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अच्छा पंकज जी, फिर दो चीजें और आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे। पहला तो ये कि अब जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली रिटर्न्स में थोड़ा फर्क होता है, अब रिटर्न में फर्क भी उस हिसाब से पड़ेगा कि आप कितनी राशि हर महीने लगा रहे हैं, कितना आपने इकट्ठा किया है रकम। ऑफ कोर्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा डिफरेंस हो सकता है रिटर्न में, बट अंदाजन कितना परसेंटेज रेशियो रहता है एक्सपेंस में इन डायरेक्ट और रेगुलर के बीच में? और दूसरा ये कि अगर किसी ने रेगुलर प्लान ले लिया है और अब वो उसे डायरेक्ट में स्विच करना चाहता है, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपने कहा कि अमाउंट कितना बड़ा होगा, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा। तो अमाउंट पे तो पड़ेगा, पर परसेंटेज के टर्म में बोलें, तो चाहे आप 10,000 करें या 10 लाख करें, तो यदि डिफरेंस है, तो परसेंटेज टर्म में तो सेम होगा। अब कितना होगा? देखिए, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में पहली बात है, कि किस तरह की कैटेगरी है। यदि आप इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, वो आपका 0.5% से 1% तक भी हो सकता है। तो यदि 2 प्लान है, इक्विटी फंड है, उदाहरण के तौर पर कोई फ्लेक्सी कैप फंड है, एक रेगुलर है और एक डायरेक्ट है, सेम फंड हाउस का, और उनके बीच में 1% का डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है, यदि 1 साल में डायरेक्ट प्लान 10% का रिटर्न दे रहा है, तो रेगुलर प्लान जो है उसका रिटर्न 9% आएगा, क्योंकि डिफरेंस 1% का है। 12 है यदि डायरेक्ट का, तो रेगुलर का 11 आएगा। पर ये डिफरेंस जो होता है हमेशा ऐसा नहीं कि 1% होगा, कुछ स्कीम में 1% भी हो सकता है, कुछ में 0.5 भी हो सकता है। अगर हाइब्रिड स्कीम है तो कम होगा, अगर डेट स्कीम है तो काफी कम होगा। पर एक जैसा मैंने कहा, इक्विटी फंड में 0.5 से 1%, आधा परसेंट से 1% का डिफरेंस हो सकता है। दूसरा सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया रेगुलर प्लान में, अब आप करना चाहते हैं डायरेक्ट प्लान में, और मान लीजिए सेम फंड हाउस है, उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड हाउस का एक इक्विटी फंड है। अब उसमें आप चाहते हैं कि हम कैसे रेगुलर से डायरेक्ट से रेगुलर से डायरेक्ट में जाएं। कुछ भी कर सकते हैं, पर अमूमन कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो डायरेक्ट नहीं जाना चाहेगा रेगुलर से। तो यहाँ पर यदि आप एक प्लान से दूसरे प्लान में जाते हैं, ये ऐसा है कि आपने एक प्लान की यूनिट बेच दी और दूसरे प्लान की खरीदी है, तो यहाँ पर एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल हो सकता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। तो मतलब आप स्विच करेंगे, क्योंकि ऐसा हो गया कि यदि आप एक फंड हाउस के लार्ज कैप से मिड कैप में स्विच कर रहे हैं या मिड कैप से स्मॉल कैप में स्विच कर रहे हैं, वही फॉर्मूला आप मानकर चलिए, भले ही आप फ्लेक्सी कैप में हैं, फ्लेक्सी कैप रेगुलर से फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट में जा रहे हैं सेम फंड हाउस के, पर ये माना ऐसा ही जाएगा कि आपने एक फंड की यूनिट्स बेच दी हैं और जो दूसरा जो डायरेक्ट प्लान है उसकी यूनिट्स आप खरीद रहे हैं। तो ये एंट्री और एग्जिट लोड का भी ध्यान रखिए, और साथ में कैपिटल गेन टैक्स का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये तो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में बातचीत थी, लेकिन अब इंद्रेश के पोर्टफोलियो को लेकर क्या राय है? जैसे इन्होंने पूछा है कि 1 करोड़ का लक्ष्य है 3 सालों में, 7 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20,000 की सिप चल रही है, सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? इंद्रेश जी, आपने सवाल पूछा था कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, तो मैं बोलूंगा कि आपने शायद चुनाव जो किया है सही नहीं किया है। मैं सीधा बोल रहा हूं, इसके लिए आपने कहा कि 3 साल का होराइजन है। देखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम जो भी होती हैं सब अच्छी होती हैं, लेकिन वो किसके सुटेबल है वो समझना बहुत जरूरी है। मतलब यदि वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है,
पर हो सकता है कि फंड परफॉर्म कर रहे हैं पर आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। 57 इयर्स की एज, 3 साल का आपका होराइजन और आपने स्मॉल कैप फंड लिया है। स्मॉल कैप फंड वैसे तो इक्विटी फंड जो भी होते हैं उनमें उतार चढ़ाव का रिस्क रहता ही है, पर स्मॉल कैप की बात की जाए तो वहां पर जोखिम बहुत ज्यादा होता है। तो जब 8-10 साल का नजरिया हो तब आपको स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, तो आपके सुटेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कंजम्पशन फंड लिया है, अब कंजम्पशन एक थीम है। थीमेटिक फंड क्या होते हैं कि किसी वक्त पर कोई थीम चलती है। पिछले 1 साल में देखा कि ऑटोमोबाइल थीम जो है अच्छी चली, पर कभी कंजम्पशन, कभी फार्मा, कभी कोई थीम, कभी सेक्टर चलेंगे। तो ये क्या होता है कि आपका बड़ा पोर्टफोलियो है और छोटा हिस्सा आपने रखा हुआ है, तो समझ है कि कब इन्वेस्ट करना है, कब निकलना है, तब आपको रखना चाहिए। पर क्या है, आपका नजरिया 3 साल का है, उस हिसाब से ये थीमेटिक फंड भी सही नहीं है। साथ में आपने कॉन्ट्रा फंड भी लिया हुआ है। कॉन्ट्रा फंड भी डिफरेंट कैटेगरी होती है। ये भी मेरे हिसाब से 3 साल के हिसाब से सूटेबल नहीं है। आपके पास में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है, वो सही है। दूसरा इन्वेस्टको इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी सही माना जा सकता है, हालांकि फिर भी जो जोखिम है, क्योंकि इक्विटी फंड है, इसमें भी रहेगा, पर स्मॉल कैप के मुकाबले कम जोखिम की यहाँ पर संभावना है। तो पहली बात तो जो आपके पास में कॉन्ट्रा फंड, स्मॉल कैप फंड, कंजम्पशन फंड, इनसे आप निकलने का के बारे में सोचें। स्पेशली स्मॉल कैप और कंजम्पशन से निकल जाए, कॉन्ट्रा फंड फिर भी थोड़ा बेहतर माना जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ये जहां तक टारगेट का सवाल है, देखिए 7 लाख के आसपास आपने जोड़ लिया है और आप जो एसआईपी कर रहे हैं अभी, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं, अगर 3000 पर की स्कीम या 5000 के हिसाब से टोटल जो आपका निवेश हो रहा है, टोटल जो पैसा बनेगा 3 साल में, आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब करीब 18-19 लाख के आसपास बन सकता है। तो क्योंकि देखिए निवेश मैं 12% से कैलकुलेट कर रहा हूँ, हालांकि 3 साल की बात की जाए, जैसे मार्केट है अभी, उससे कम रिटर्न आए तो उतना भी मुश्किल है, पर यदि आप इतना मान के चलेंगे तो फिर आप इतने की उम्मीद रख सकते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो आपको निवेश जितना है वो तो ठीक है, पर थोड़ा सा रिस्क कम लीजिए। आप इन फंड से निकलकर, जो प्रो का स्मॉल कैप है, एसबीआई का कंजम्पशन है और कॉन्ट्रा भी हो सके, उससे निकलकर आपके पास जो एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड है उसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड और इन्वेस्टको इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में आप टॉप अप कर सकते हैं। चलिए, तो इंद्रेश के लिए ये रही सलाह पूरे पोर्टफोलियो को लेकर, और स्ट्रैटेजी भी आपको बताई गई है किसमें आपको निवेश बढ़ाना है, कितनी रकम आप इकट्ठा कर पाएंगे इस निवेश से। बात करते हैं अब नितिन जोशी से, और राजस्थान से सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नितिन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या सवाल है आपका। नितिन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो चलिए, नितिन की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल ले लेते हैं। इन्होंने 37 साल इनकी उम्र है और इनकी जो मंथली सिप चल रही है 20,000 रुपये महीने की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 3,66,000 ऑलरेडी हो चुकी है। 10 से 15 सालों का नजरिया है। पोर्टफोलियो में कोई ओवरलैप तो नहीं है, या फिर क्या करना चाहिए इनको, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर क्या बदलाव करने चाहिए, सब जानना चाहते हैं। इनका पोर्टफोलियो मैं बता देती हूँ 10 to 15 ईयर्स के होराइजन के लिए जिन्होंने बनाया है। HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स 3500 पर मंथ, देन 3000 पर मंथ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में, 3000 एडवाइज मिड कैप में, 3000 इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, देन 3000 निपॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम, मेरा निफ्टी स्मॉल टू 50 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF फंड ऑफ फंड में 2500, बंधन गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में 1000 और बंधन सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में भी 1000। बताइए सजेशन। दीपाली जी फोन पर होते तो मैं जरूर सवाल पूछता कि इन्होंने जो मोमेंटम और क्वालिटी जो फैक्टर इन्वेस्टिंग की है, इसकी इनको कितनी समझ है। देखिए, जैसे मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी कहा था, कई बार फंड अच्छा होता है पर वो समय अनुकूल है कि नहीं है, आपके प्रोफाइल से मैच करता है कि नहीं करता, वो समझना जरूरी है। अब क्योंकि बात चली है फंड्स की, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। इनके पास जो फंड्स हैं उसमें बाकी तो अच्छे हैं, पर ये जो निपॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम फंड, ये मोमेंटम एक फैक्टर है। जैसे कि क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, ये फैक्टर्स होते हैं। तो जब मार्केट तेजी होती है, जब बहुत जो हमने देखा 21 से 2024 तक का टाइम था, उस वक्त पर ये मोमेंटम अच्छी स्ट्रेटेजी थी, अच्छा फैक्टर था। पर इन्होंने अभी शामिल किया हुआ है और फिर इनको ये बात पता ना हो कि कब निकलना है, फिर रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि समय समय पर अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। तो एक तो जो मैंने बात की निपॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम फंड की, और दूसरा साथ में मेरे एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF की, ETF फंड ऑफ फंड की। ये दोनों ही फैक्टर इन्वेस्टिंग है, इसके हम लो बीटा भी कहते हैं, लेकिन ये हर इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। सही समय पर इनमें इन्वेस्ट करना,
सही समय पर निकलना ज़रूरी होता है। अब क्योंकि नितिन जी का जो होराइज़न है 15-20 साल का है, तो मेरे हिसाब से इन फंड्स में निवेश करने की बजाय आप जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, उनमें ही निवेश करें, चाहे वो पैसिव हो, एक्टिव हो, वो बेहतर होगा। तो बाकी जो स्कीम है वो मेरे हिसाब से अच्छी हैं, उनमें आप निवेशित रह सकते हैं, लेकिन ये 2 फंड जो हैं यहाँ से आपको निकलने की सलाह दूँगा, ये अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है टारगेट का, देखिए यदि 15 साल में जो अभी निवेश कर चुके हैं, जो पैसा बन चुका है, 3,66,000 ये कह रहे हैं, और उसके अलावा 20,000 की एसआईपी भी है, तो ये बनता है करीब 12% के हिसाब से 1,15,00,000। लेकिन 10% का यदि ये स्टेप अप कर लें, यानी कि हर साल 10% से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाएँ, तो उसी अवधि में करीब 1,86,00,000 बन सकता है। तो पहला तो मेरी राय यही होगी कि इनको स्टेप अप ज़रूर करना चाहिए, 10% हो, 7% हो, जो भी हो। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा-सा बदलाव करें और इस तरह के जो मोमेंटम, क्वालिटी, इस तरह के फंड्स में निवेश करने के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड में ही आप निवेश करें। ये मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। ओके, तो ये राय रही है नितिन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप बदलाव अपने कीजिए। जैसे पंकज जी ने बताया है, आपको इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप में निवेश को अपना बढ़ाना चाहिए। बाकी निप्पॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम, मेरे ऐसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम, इससे आपको निकलने की सलाह दी गई है। 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले 15 सालों में स्टेप अप करेंगे तो ये 1.25 करोड़ की जगह आप लगभग 1.25-2 करोड़ की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए। शेख शाहरुख एमपी से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। शेख नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम एक्चुअली मेरे पास 5 फंड हैं और मैं 5 में निवेश कर रहा हूँ। लगभग साल भर हो गया है मुझे। 24,000 रुपए की सिप कर रहा हूँ मैं मंथली। तो मेरा मतलब मैं ये चाहता हूँ 20-25 साल का निवेश करना चाहता हूँ और मेरा कॉर्पस में बनाना चाहता हूँ कि लगभग 5 करोड़ के समथिंग। ओके, 5 करोड़ का कॉर्पस 20 इयर्स में, और अभी आपकी 20,000 की सिप चल रही है, राइट? यस। और 12,000 के सिप, 12,000 माफ कीजिए, और 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। यस मैम। तो 2,400 रुपए महीना 5 फंड्स में डाल रहे हैं, 2,400 ईच, जिसमें एडलवाइज यूएस टेक इक्विटी फंड ऑफ फंड, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, कोटक मल्टी कैप। बताइए क्या सजेशन? जी, शाहरुख जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। आपने जो चुनाव किया स्कीम्स का अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग-अलग कैटेगरी को चुना है आपने, और एसेट क्लास की बात करें तो इक्विटी के अलावा गोल्ड सिल्वर भी लिया है, तो ये बिल्कुल अच्छा है। जहाँ तक सवाल है टारगेट का, देखिए आपने अभी 1,80,000 रुपया इकट्ठा कर लिया है और साथ में आप 12,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। यदि मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 20 साल में करीब 1,28,00,000 बन पाएंगे, और आप बात कर रहे हैं 5 करोड़ की। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सही रास्ते पर हैं, और 20 साल का जो वक्त होता है काफी बड़ा होता है। वैसे मैं पहले एक सिंपल बताऊं कैलकुलेशन, तो यदि आज कोई सोचे कि उसे इस तरह से, कि जैसा आपने बताया कि 1,80,000 इकट्ठा हो चुका है और एसआईपी करनी है उसके साथ में, तो 25,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी चाहिए अभी से, और हर साल 10% से बढ़ाना भी चाहिए। पर सवाल ये है, शायद शाहरुख आप कहेंगे कि इसी वक्त पर ये मैं सीधा कहूं आपको कि आप जो 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसे बढ़ाकर 25,000 कर लीजिए, तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। पर एक तो क्या कीजिए, 10% का स्टेप अप जो है वो तो आप करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, अभी भले ही आप 25 ना करें, पर जब आपकी इनकम बढ़ती है, इस साल में कई बार इनकम अच्छी बढ़ेगी, कई बार लमसम पैसा भी होगा, तो उस वक्त पर सिर्फ 10% से नहीं, तब आप 15%, 20% से उस साल बढ़ा लीजिए। पैसे बढ़ाते रहेंगे तो आप 5 करोड़ आसानी से जुटा पाएंगे, क्योंकि आपने अच्छा बनाया है पोर्टफोलियो। इसके साथ आगे बढ़ते रहिए, और जितना निवेश को हो सके इस वक्त पर उतना बढ़ा लीजिए। जैसा मैंने कहा, 10% का स्टेप अप जरूर कीजिए, और फिर वक्त के साथ साथ जब भी मौका मिले तब और भी उसे टॉप अप करते जाइए। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, तो ये रही रणनीति आपके लिए जो सजेस्ट की है पंकज जी ने। अकॉर्डिंगली बदलाव कीजिए। रुकने से के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। पंकज उमटाल हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। अजीत अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए दिल्ली से। अजीत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
नमस्ते मैडम, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करा हुआ है। मेरे पास मल्टीपल एसआईपी चल रही हैं, कोटक मल्टी एसेट, मिड कैप, देन पराग पारिक फ्लेक्सी, एक्सिस मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल, तो काफी सारी एसआईपी चल रही हैं। सो आई थिंक मैंने काफी जंबल कर रखा है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन एसआईपीज में से कौन सी कंटिन्यू करूं, कौन सी मैं स्टॉप कर दूं, और स्टॉप करके वो वाला फंड किसी और में एलोकेट करूं तो क्या है। मेरी 27,000 पर मंथ एसआईपीज हैं। ओके, तो आपकी टोटल 27,000 की सिप चल रही है। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 12 लाख है मैडम, एंड मैं इसको एनुअली 5 to 7% स्टेप अप कर सकता हूँ। इफ पॉकेट अलाउस 10% भी एनुअली कर सकता हूँ स्टेप अप। ओके, तो स्टेप अप भी करने के लिए तैयार है। 12 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है और जो इनका पोर्टफोलियो है वो 27,000 रुपये महीने का है। कौन से फंड्स हैं? 3,000 ईच ये डाल रहे हैं और लगभग इनके पास 9 फंड्स हैं, जिसमें कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, कोटक मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू अपॉर्चुनिटीज, कोटक गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एक्सिस मल्टी कैप है। बताइए सजेशंस। बिल्कुल, देखिए अजीत, आपने फंड्स तो काफी लिए हुए हैं। हालांकि फंड्स मैं कुछ बदलाव की भी राय दूंगा, पर उससे पहले बात करते हैं कि जो टोटल 12 लाख रुपए आप इकट्ठा कर चुके हैं, 27,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और आपने कहा कि 7% से आप स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो सिंपल यदि कैलकुलेट करें 12% के सीएजीआर पर, तो 15 साल में करीब 2 करोड़ 53 लाख रुपए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और 20 साल में लगभग 5 करोड़ 14 लाख रुपए बन सकते हैं। तो ये तो आप देखिए कि आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है, टारगेट क्या है। और दूसरी बात, जहां तक स्कीम का सवाल है, मिड कैप में आपके पास 2 स्कीम है और मेरा सुझाव ये है कि दोनों ही मिड कैप से आप यदि एग्जिट कर लें, कोटक मिड कैप और एक्सिस मिड कैप, उसकी जगह पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को आप शामिल करें पोर्टफोलियो में, तो शायद ये बेहतर होगा। बाकी जो सारे दूसरे फंड्स हैं वो सभी फंड्स अच्छे हैं, तो आपका एक फंड तो कम हो जाएगा क्योंकि 2 से निकलेंगे और 1 में रहेंगे। बाकी क्योंकि फंड्स अच्छे हैं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉप कर लीजिए, ज्यादा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल डाइवर्सिफाइड है, आप इनके साथ में बने रहें और समय के साथ में 7 से 10% का स्टेप अप जरूर करें। उसकी वजह एक ये भी है कि समय के साथ वैल्यू कम हो जाती है। आज कहने के लिए 5 लाख बहुत लगता है, पर 20 साल के बाद 5 लाख की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। तो स्टेप अप जरूर करें और थोड़ा सा बदलाव मैंने सजेस्ट किया है, उस पर आप अमल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है अजीत। आप अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए। आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि कैसे आप टारगेट को हासिल कर सकते हैं। 2.5 करोड़ की राशि आपको मिलेगी 15 सालों में, 20 सालों में 5 करोड़ आप इकट्ठा कर लेंगे और 2 मिड कैप फंड रखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए आप एक ही मिड कैप फंड रखें। बाकी 2 फंड से आप निकल जाइए, जिसमें कोटक मिड कैप, एक्सिस मिड कैप शामिल है। बाकी आपके फंड सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम मॉनिटर आप करते रहें। चलिए पूछते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए, कौन से वो फंड्स हो सकते हैं जिन्हें मिलाकर एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है, और जो भी चॉइसेस आपकी हैं क्या वो एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर है या फिर उसमें से कोई भी फंड पिक किया जा सकता है? ये बिल्कुल कोई भी फंड पिक कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से, या फिर चारों फंड को मिलाकर भी लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। कोई इक्विटी फंड्स है, लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है। एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप फंड। स्मॉल कैप फंड भी इसमें है, तो लॉन्ग टर्म का ही होराइजन हो यदि आप चारों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। ओके, तो एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप, ये 4 फंड्स हैं जिन्हें मिलाकर आप एक कंप्लीट पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू पंकज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ यौम मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।